डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास इतिहास चैप्टर सेकंड का चैप्टर करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए, आज हम इस तरह के प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या किया था, एक अभियान ने चलाया था। उस अभियान में देखिए क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में शुरू हो गया था तो उस समय भारतीयों को ये कहकर युद्ध में शामिल किया गया था कि जैसे युद्ध खत्म होगा तो भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, अच्छा कानून दिया जाएगा, अच्छी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन जैसे ही जब 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चलता है, उस समय देश में कई समस्याएं आ जाती है। और वो समस्याएं क्या थी? भूखमरी की समस्याएं थी, फसलें खराब हो गई थी, और जितना युद्ध में खर्च हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, उतना लोगों पर ज़्यादा कर लगा दिया था अंग्रेजी सरकार ने। लोगों का आर्थिक रूप से शोषण करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और देश में भूखमरी, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई थी, और ज़बरदस्ती लोगों को गांवों से सेना में क्या किया जाता था, युद्ध के लिए भर्ती किया जाता था। गांधी जी ने उस समय इन सारी चीज़ों को देखा और फिर 1919 का एक अधिनियम देश में लागू किया गया। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के बाद में चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू किया गया 1909 में। उस अधिनियम में ऐसा भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था कि जो उनकी बातों को पूरा करता हो, जो पूर्व में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व में जो बातें उन्होंने कही थी उनको नहीं पूरा किया। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हो जाता है तो ब्रिटेन जिस खेमे में था उस खेमे ने तुर्की के शासक कमाल पाशा, जिनको ये अपना धार्मिक गुरु मानते थे मुसलमान, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तो उस समय फिर भारत में क्या होता है, एक साथ में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है और एक असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। तो यहाँ से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। आइए तो अब हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में भारत के अंदर शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था, जिसको क्या नाम दिया गया, खिलाफत आंदोलन दिया गया। खिलाफत आंदोलन देखिए, उसका कारण था कि वो एकदम से क्यों इन्होंने खड़ा किया। वो क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म होता है तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को एक सहायता का वचन दिया था कि जैसे युद्ध खत्म होगा अंग्रेज तुर्की विरोधी नीतियों को समाप्त कर देगा। जो तुर्की देश था उसके विरुद्ध जो नीतियाँ उनको समाप्त कर देगा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने तुर्की के शासक सुल्तान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुसलमान तुर्की का जो सुल्तान था खलीफा, उसको खलीफा मानते थे कमाल पाशा को, और उसके साथ जो ऐसा बुरा व्यवहार किया तो वो उससे भड़क उठे। इसीलिए भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, जब खिलाफत आंदोलन चला तो उसमें कौन कौन से कार्यक्रमों को अपनाया गया, तो देखिए 1921 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ये बहुत ध्यान रखना है कि 1921 में खिलाफत कमेटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये बम्बई में की गई थी। ये एक नंबर मैप में भरने के लिए हमेशा आता है, किया गया। और इस कमेटी में मुसलमानों ने सरकार का साथ न देने और सेना में भर्ती न होने के लिए लोगों को क्या किया, प्रेरित किया। सरकार ने अली बंधुओं पर राजद्रोह का विरोध लगाकर उन्हें क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। अली बंधुओं में शौकत अली, मोहम्मद अली, ये अंग्रेज जो थे ना मुस्लिम शासक लोग थे जो खिलाफत आंदोलन के पक्षधर थे, खिलाफत आंदोलन को खड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसको बंदी बनाकर अंदर डाल दिया। तो ये सरकार के अत्याचार थे जो दिन प्रतिदिन क्या थे, बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह इनके ये नेता थे,
तो ये यानी कि 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के नेता तो शौकत अली, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, ये नाम ध्यान रखना है कि ये इनको क्या कहा जाता था, इनको जो खिलाफत आंदोलन के प्रणेता कहिए, खिलाफत आंदोलन के नेता कहिए, या इसको आगे बढ़ाने वाले जो इनके कर्णधार थे शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना आज़ाद। और उसी समय देखिए भारत में एक असहयोग आंदोलन चलता है और ब्रिटिश सरकार को कुछ हद तक कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि उसमें भी क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो यही बात थी कि उसके बाद भारत के लोगों की स्थिति को सुधार दिया जाएगा, उनकी बातों को मान लिया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। तो असहयोग आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन चलाने की सहमति दी, निर्णय लिया, और उसके मुख्य कारण रहे ये असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो उसके देखिए कई कारण था, एक कारण नहीं था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ दिया था और जिसके बदले में अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए रॉल्ट एक्ट प्रस्तुत किया, जबकि साथ इसलिए दिया था कि युद्ध के बाद इनको सहयोग दिया जाएगा, भारतीयों की बातों को माना जाएगा, वो तो एक तरफ कर दिया। लेकिन उन्होंने युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ 1919 में रॉल्ट एक्ट पारित किया, 9 दलील 9 वकील के आधार पर लोगों को, राजनीतिक क्रांतिकारियों को, राजनेताओं को, इनको सबको गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ पूछने का अधिकार नहीं। ये काला कानून उन्होंने हमें भेंट में दिया। एक सबसे बड़ा ये हुआ। फिर उसी का विरोध करने के लिए जब अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी, तो वहाँ पर जनरल डायर के आदेश से वहाँ पे गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोगों को एक तरह से क्या मौत के घाटे उतार दिया। ये नरसंहार देखकर इस घटना से भारतीयों के दिल में बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सारी भूमिका क्या कर ली, तैयारी कर ले। अब प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही हुआ था तो एक तो ये काला कानून आ गया, एक अमृतसर की घटना आ गई, और जो लोगों के अंदर उस समय क्या कि भुखमरी फैल गई थी, एक महामारी भी उस दौरान आई थी, अनाज का उत्पादन जैसे वहाँ पे कम हुआ था और लोग सेना में भर्ती हुए थे, वो साथ दे रहे थे, उसके बावजूद लोगों पर करों भी क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए भारत में रहने वाले लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो लोगों में रोष पैदा हो गया। इन कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन खड़ा हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो उसका उद्देश्य फिक्स किया था गांधी जी ने। तो देखिए गांधी जी ने लोगों से कहा कि वे सरकार के किसी भी तरह के काम में सहयोग ना दें, कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सारी चीज़ों की घोषणा की, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को ना भेजे, कॉलेज में ना भेजे, कोई वकील हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह के भी कोर्ट वहाँ पे उस समय स्थापित थे, उनमें वकालत ना करें, सरकारी कार्यालयों में जाकर, दफ्तरों में जाकर कोई काम ना करें। ये सारा क्या होना चाहिए, बाइकाट होना चाहिए। भारतीय वकीलों और जजों को न्यायालयों का बाइकाट कहा गया। कर्मचारियों को दफ्तरों में जाना और काम करना बंद कर दिया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया और उसकी होली जलाई गई। और भारतीयों ने सरकारी नौकरियों और उपाधियां जो दी जाती थी, सर और वुड वगैरह की उपाधि देते थे लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए, उन उपाधियों को त्यागने के लिए लोगों से कहा गया। ये उद्देश्य था कि इस तरह का असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे तो सरकार अपने आप ही हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार यहाँ पे स्थापित हुई तो वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुई है। अब ख़त्म होगी तो भारतीयों के असहयोग से ख़त्म होगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का क्या करना पड़ा, सहारा लेना पड़ा कि उनको ख़त्म करने के लिए हमें इन जब उनका सामान नहीं खरीदा जाएगा तो व्यापार में घाटा होगा। तो जितने कपड़ा बाहर से बनकर, जो सामान बाहर से बन के आता है वो उनका वेस्ट जाएगा। तो भारत में लघु और कुटीर उद्योग जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब असहयोग आंदोलन के देखिए नेताओं में कौन कौन थे, कौन कौन से नेता थे जो आगे बढ़ के असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो देखिए मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के नेता रहे वो हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके क्या थे, बहुत बड़े नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू
इसके क्या थे, बहुत बड़े नेता थे जो उस समय असहयोग आंदोलन को चलाने में क्या दिया था, योगदान दिया था। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन में मोतीलाल नेहरू का योगदान रहा। अब हम ये देखते हैं कि क्या असहयोग आंदोलन इन नेताओं के द्वारा ही चलाया जाता था, क्या और भी समाज के लोग थे जो असहयोग आंदोलन में क्या कर रहे थे, अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन में सिर्फ हम इन नेताओं से ही असहयोग आंदोलन नहीं चला, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सारे भारत के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, भारत की स्त्रियां उस समय इसमें शामिल थी, बहुत सारे क्रांतिकारी इस आंदोलन में शामिल थे। सिर्फ इन व्यक्तियों की वजह से ये आंदोलन सफल नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग समाज के इसमें क्या थे, शामिल थे, जो अंग्रेजों को खात्मा करने के लिए उन्होंने कई जगह, यानी कि क्रांतिकारियों ने उन पुलिस अधिकारियों को जगह जगह पर सेंध लगाकर मारना शुरू कर दिया था। कई गुप्त संगठन बना लिए थे, सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया था, क्रांतिकारी आतंक फैलाने लगे और ताकि अंग्रेज क्या करे, भारत को छोड़कर चले गए। तो इस तरह असहयोग आंदोलन चलाया गया, बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, ब्रिटिश सरकार का पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों पर क्या किया गया, एक तरह से विरोध किया गया और किसी भी तरीके से इन कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, ताकि क्या किया जाए, जो कपड़े मिले भारत में, हथकरघों का उत्पादन है उनको बढ़ाया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाए। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ था तो शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी उसमें कैसी थी। देखिए, जैसे ही गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो शुरू में ही शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी आकर खड़ी हो जाती है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे करने बंद कर दिए। इसके अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का क्या कर दिया था, काउंसिल में प्रवेश जो दिया गया था, वो जो अधिकार मिला था उसको क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिलती थी। इसीलिए इन पार्टी के चुनावों का लोगों ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो इस तरह देखिए, असहयोग आंदोलन आर्थिक मोर्चे पर भी सफल था। मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी इसमें सफलतापूर्वक क्या कर रहे थे, अपना सहयोग दे रहे थे। तो इस तरह अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, चलाया और उस समय तो सफलता नहीं मिली, लेकिन एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का यहाँ पे इतना जोरदार समर्थन हुआ था कि आगे चल के इसका हमें क्या मिला, फ़ायदा मिला। क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि असहयोग आंदोलन है वो एक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाए, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ वापस लौटाती जाए, उसके बाद नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायिक परिषदों, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान की भी शुरुआत की जा सकती है। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में क्या करते, यात्राएं करते और लोगों को क्या करते, अपने समर्थन में लाते हैं। तो इस तरह देश में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चला था। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त